हो गया। अच्छा। हम्म। हाँ जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वालों को तो आ ही रही है। चलो ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एरिया में मेजर कंड्यूट ऑफ फूड चेन डीएफसी, और एक्वेटिक एरिया में मेजर कंड्यूट जीएफसी चर्चा हो चुकी है। आज हम डिफरेंस देखेंगे इन बिटवीन डीएफसी एंड जीएफसी। चलिए देखते हैं। जीएफसी और डीएफसी के बीच डिफरेंसेस। क्योंकि आपके एनसीईआरटी जीएफसी और डीएफसी ही लिखती है। यहाँ पैरासिटिक फूड चेन मेंशन नहीं है। सबसे पहले जीएफसी में स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, डीएफसी के अंदर स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्राइटस। यही बात थी। अगर ये प्रोड्यूसर से शुरू हुआ है तो डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट। बात एक ही है, पहला और दूसरा। यहाँ ये इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्ट, क्योंकि मरने के बाद खा रहा है, इसको इनडायरेक्ट डिपेंड करना कहेंगे। जब ये मरने के बाद फीड करेगा। आप सब अच्छे से जानते हैं कि यहाँ 10% एनर्जी ट्रांसफर लो एप्लीकेबल है। क्या इस तरह का लो यहाँ एप्लीकेबल होगा? क्यों नहीं? क्योंकि शुरुआत डेट्राइटस से है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक लॉस नहीं कर रहा, और 10% ही नया बायोमास बनना ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां भरोसा ही नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ डीकंपोजर एब्सेंट है। इस तरह की फूड चेन में डीकंपोजर्स नहीं आते, एब्सेंट है। लेकिन यहाँ तो होना ही चाहिए। आपको मैं ये बता चुका हूं कि जीएफसी का एनर्जी फ्लो फास्ट होता है और यहाँ का एनर्जी फ्लो स्लो होता है, क्योंकि पहले वो आता है, पचाता है, फिर खाता है, और पचाने में, इसलिए यहाँ का एनर्जी फ्लो स्लो।
मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, मैग्नीट्यूड का मीनिंग यहां क्या लेना है ये ध्यान दीजिए आप। पहले मैग्नीट्यूड का मीनिंग लेना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर 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 पे ध्यान देना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन नंबर 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 ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसके हिस्से कितनी आई ये मत देखना, कितनों के पास आई ये देखना। एनर्जी किसको कितनी मिली ये नहीं देखना, कितनों को मिली ये देखना। आपके पास 100 रुपए, आपने दो बच्चों को 50-50 दे दिए और वही 100 रुपए 100 बच्चों को 1-1 रुपया दिया, तो जब आपने 100 बच्चों को 1-1 रुपया दिया उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही बेटा? तो यहाँ अगर अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जीएफसी में ज्यादा कि डीएफसी में, डीएफसी में, तो किसका मैग्नीट्यूड हाई? डीएफसी का, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ही सही मिलियंस में बढ़ जाती है, और जहां मिलियंस में बढ़ जाती है वहां का मैग्नीट्यूड हाई माना जाएगा। तो बच्चों ये याद रखेंगे आप, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हाई होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हाई होगा और यहाँ का मैग्नीट्यूड लो होगा। तो उस फूड चेन का नाम बताइए जिसका एनर्जी फ्लो स्लो और मैग्नीट्यूड हाई। डीएफसी। मैग्नीट्यूड का मीनिंग सब बच्चों तक पहुंच पा रहा है? किसको कितनी मिली, कितनों को मिली, ये देखना है। तो यहाँ पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आपको देखना है, नंबर की बात करने की बजाय। तो जहां ज्यादा नंबर में बढ़ जाएगी एनर्जी उसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, ज्यादा नंबर में एनर्जी बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड हाई होगा, और अगर एनर्जी वहां कम नंबर में है तो उस केस में वहां पर लो है। तो मिलियंस में बटना ये डीएफसी के पास हो रहा है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड हाई है। आप चाहो तो एक और डिफरेंस लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है नीचे। ये जीएफसी किस एरिया का मेजर कंड्यूट है? एक्वेटिक, कल बताया था ना। ये किस एरिया का मेजर कंड्यूट है? टेरेस्ट्रियल। मेजर कंड्यूट ऑफ फूड चेन या एनर्जी फ्लो, जो भी आप लिखना चाहें। मेजर कंड्यूट इन एक्वेटिक एरिया, मेजर कंड्यूट इन टेरेस्ट्रियल, इतना सा लिख। और अब मैं आपसे कहूंगा कि नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहेंगे कि सर दोबारा बोलो तो क्या था? अब तक तो हम फूड चेन ही कर रहे थे और अब कह रहे हो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या मतलब है इस बात का? अरे बेटा, नेचर में सिंगल फूड चेन अलग से एग्जिस्ट, अगर नेचर में कुछ एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन आएगा वो एग्जिस्ट करेगा, जिसे आप क्या कहेंगे? फूड वेब। तो यहाँ पर बच्चों ये समझ जाइए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है और वो है फूड वेब। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, उसके नीचे पीले से लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसके बाद जो नहीं लिखा उसकी बात कर रहे हैं आप? ओहो, ऐसा कहो बेटा। आपको इस तरफ लिखना है मेजर कंड्यूट इन एक्वेटिक एरिया, और इस तरफ लिखना है मेजर कंड्यूट इन टेरेस्ट्रियल एरिया।
हो गया। अब पलटते पत्ता, फूड वेब। चलिए, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जब इंटरकनेक्टेड फूड चेन का नेटवर्क बन जाता है तो उसे आप फूड वेब कहते हैं। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, वही फूड वेब है। लेकिन अब मन में क्वेश्चन आ रहा है कि फूड चेन नेचर में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? तो फिर आपका सीधा आंसर होगा कि फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म के पास खाने के लिए एक ही ऑप्शन होता है। अरे लायन भेड़िया खा ले, भेड़िए टू रैबिट खा ले, रैबिट टू घास खा ले। बीच में से अगर कोई एक मर गया ना तो आगे वाले सारे मर जाएंगे। वहां खाने का एक ही ऑप्शन है। लेकिन जब वेब होता है तो उनके पास खाने के ऑप्शन ज्यादा। अगर बीच में से कोई एक चला भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, किसी और को खा के काम चला लेंगे। तो फिर जल्दी से बताओ, स्टेबिलिटी, सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस चेन का ज्यादा है कि वेब का? समझ पा रहे आप? तो आज ऐसी सुविधा, आज ऐसी फैसिलिटी आ चुकी है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने स्वाद और पसंद से खा सकता है। स्वाद और पसंद का वही ध्यान रखा जाएगा जिसके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। अरे चेन में तो ऑप्शन ही एक है, तो कौन सा स्वाद, कौन सी पसंद? वहां इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। ये सुविधा वेब में ही मिल सकती है क्योंकि वहां पर सबके पास खाने के ऑप्शन ज्यादा है। ठीक बात है। चलो एक फूड वेब बना के देख ही लेते हैं। और यहाँ एक फूड वेब अगर आपको यहाँ पर बताया जाए तो ये रहा प्रोड्यूसर। यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि हर्ब, श्रब, ट्री सब आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ इनके ऊपर फूड चेन्स चल रही है। जैसे मान लीजिए ABC, मान लीजिए यहाँ पर बेटा PQR, यहाँ पर XYZ, यहाँ पर 1 2 3 फूड चेन्स चल रही है। और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, तभी तो वेब बनेगा। तो Q2A खा जाए, BP खा जाए, देखा, अच्छा अच्छा, खा जाए और खाओ। समझ पा रहे बेटा? और तो इस तरह से नेटवर्क तैयार हो रहा है। और इस तरह का नेटवर्क ही क्या है? समझने पढ़ने के लिए तो फूड चेन ही यूज होती है, समझने के लिए तो फूड चेन ही है। लेकिन नेचर में एग्जिस्टेंस वेब का है। वो सारी बातें यहाँ भी अप्लाई होगी जो आपने फूड चेन में पढ़ी थी। वैसे ही ट्रॉफिक लेवल है यहाँ भी। T1, T वैसे ही 10% लॉ भी एप्लीकेबल है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर आज आपका प्रोड्यूसर सिर्फ ग्रास नहीं है। आज आपका प्रोड्यूसर ट्री भी है, श्रब भी है, हर्ब भी है। और इन सब के टोटल का 10% किसके पास? आज आपका T2 केवल रैबिट नहीं है। आज आपका T2 A भी है, B भी है, X भी है, 1 भी है। इन सब में बांट देना। नहीं समझ पा रहे बेटा? सब में बांट देना। इन सब के टोटल का 10% इन सब में बांट देना। ठीक बात है। फिर इन सब के टोटल का 10% इन सब में बांट देना। क्लियर हो रही बात बेटा?
अगर ऐसा है तो वही 10% लॉ भी अप्लाई हो रहा है। मैंने फूड चेन में आपसे कहा था कल ही, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। अरे आज तो वेब है, वेब। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल की मल्टी डायरेक्शनल। यूनि मल्टी का मतलब जानते हो आप? अरे मल्टी डायरेक्शनल का मीनिंग तो होता है कि इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए। ऐसे एनर्जी जा रही है क्या? अरे ढंग से बोलो, ढंग से। एनर्जी फ्लो यूनि डायरेक्शनल बट डिफरेंट पाथ। पाथ बदल जाएंगे लेकिन फ्लो तो यूनि डायरेक्शनल ही होगा। जैसे चली ना एनर्जी यहाँ से पी के पास, और ये इधर मुड़ गई, बी फिर सी। समझ पा रहे हैं क्या? एनर्जी चली ना एक्स के पास और ये इधर मुड़ गई, टू फिर इधर मुड़ गई, आर। तो यहाँ फ्लो तो यूनि डायरेक्शनल ही हो रहा है ना। तो आपको यही कहना पड़ेगा बेटा कि एनर्जी फ्लो यूनि डायरेक्शनल, unidirectional but different path. Energy flow unidirectional but different path. पाथ अलग अलग हो जाएंगे लेकिन फ्लो तो यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा बेटा। जिस इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी ज्यादा, वहां नंबर ऑफ स्पीसीज, हर एक के पास खाने का ऑप्शन, फीडिंग इंटरकनेक्शन, तो फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी। सही है क्या? मान लो अगर पी क्यू आर फूड चेन होती और बीच में से अगर क्यू चला जाता तो आर को मरना पड़ता, लेकिन आज मर जा रहे क्यू, आज आर नहीं मरेगा क्योंकि आज आर के पास बहुत ऑप्शन है। अरे आज आर ए खा लेगा, आज आर बी खा लेगा, आज आर एक्स खा लेगा, आज आर टू खा लेगा, आज आर नहीं मरेगा। समझ पा रहे हैं क्या आप? ओ हो, यहाँ तो इसने किसी और को खा के काम चलाया। इसका मतलब इस इकोसिस्टम ने तो होम्योस्टेसिस किया। होम्योस्टेसिस शब्द हर उस जगह पे यूज होता है जहां पर चेंज को रजिस्ट करने की बात होती है, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे वो कंप्लीट नेचर हो, चाहे वो एक इकोसिस्टम हो। बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आना होम्योस्टेसिस है। बहुत ठंड हो रही है, शिवरिंग करना होम्योस्टेसिस है। अरे पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, फ्लड का आना, सुनामी का आना, कोरोना का आना, होम्योस्टेसिस है। समझ पा रहे हैं क्या आप? इसी तरह से हमारे इकोसिस्टम में भी अगर बीच में से कोई मर रहा है तो उस केस में किसी और को खा के काम चलाना, यानी कि चेंज को रजिस्ट करना, वो भी तो होम्योस्टेसिस ही है। तो समझ जाओ रे बेटा, जिसके पास में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा, वहां की डाइवर्सिटी, हर एक के पास खाने का ऑप्शन, फीडिंग इंटरकनेक्शन, फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, होम्योस्टेसिस पावर, तो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी। डाइवर्सिटी का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है, बात समझ में आ रही है? एक बार फिर ये ज्यादा ज्यादा हो जाए, जहां नंबर ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी, खाने के ऑप्शन, फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी, होम्योस्टेसिस पावर, तो स्टेबिलिटी भी। तो कह दो रे बेटा, क्या कहना है मैं बताता हूँ। जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा, वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, वहां के फूड वेब सिंपल या कॉम्प्लेक्स,
and complexity of food web is directly proportional to stability of an ecosystem. है ना बेटा? जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा। ठीक बात। यही डेविड टिलमैन भी कह के गए हैं, नाम तो सुना ही होगा, आपके एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी में लिख रही है डेविड टिलमैन। हाँ टिल्लू, जगह बना हाँ मिटा के लिखना पड़ेगा, कोई बात। हाँ हाँ बेटा। ए बी और सी, ये अब ठीक है मामला। एक और एफ, अब अच्छा लग रहा है। डेविड टिलमैन भी यही कह के गए। क्या कहा भाई टिलमैन ने, समझेंगे पहले बोर्ड पर। इन्होंने कहा कि जिस इकोसिस्टम के पास नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, वहां की प्रोडक्टिविटी भी। ऐसे इकोसिस्टम के पास दो क्वालिटी होती है। पहला, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास। पहली क्वालिटी। दूसरा, लेस इम्पैक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन का मतलब किसी दूसरे इकोसिस्टम से आई हुई स्पीसीज है, किसी दूसरे प्लेनेट की बात नहीं हो रही। इकोसिस्टम, दूसरे इकोसिस्टम से। क्या कहना चाह रहे हैं, आओ समझते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास दो इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम 1, एक इकोसिस्टम 2। बोर्ड पे देखो, पहले समझो बेटा। इकोसिस्टम 1 के पास डाइवर्सिटी कम है और जो टोटल बायोमास है वो 5000 किलोग्राम। इकोसिस्टम 2 के पास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और जो टोटल बायोमास है वो 1,00,000 किलोग्राम। अब मैंने दोनों जगह पर एलियन छोड़ दिए। एलियन बोले तो बाहर से स्पीसीज, अरे ये एलियन यहाँ भी प्रीडेटर है और यहाँ भी प्रीडेटर है, यहाँ भी खाता है, यहाँ भी खाता है। एक साल बाद मैंने देखा कि यहाँ 5,000 में से 3,000 किलोग्राम खा गया, यहाँ 1,00,000 में से 10,000 किलोग्राम खा गया। इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2, बड़ा डैमेज किसको हुआ? 1 को। जिस इकोसिस्टम में पहले से बायोमास कम है वहां थोड़ा डैमेज भी भारी पड़ेगा, लेकिन जिस इकोसिस्टम में पहले से बायोमास ज्यादा है, अगर वहां थोड़ा डैमेज हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे वापस रिकवर करना आता है। ऐसे इकोसिस्टम के पास दो क्वालिटी होती है बेटा। ऐसा इकोसिस्टम रेजिस्टेंस भी शो करता है और ऐसा इकोसिस्टम रेजिलियंस भी शो करता है। क्या सब बच्चे रेजिस्टेंस और रेजिलियंस में डिफरेंस जानते हैं? डैमेज ही ना होने दे, रेजिस्टेंस। हो गया ना डैमेज, फास्ट रिकवर करना आता है, रेजिलियंस। अरे जो एलियन आई है पहले उससे कहो कि जो पहले से रह रही है उनके साथ कंपटीशन कर,
तेरे को टिकने दे तो टिकना, ये है रेजिस्टेंस। अच्छा टिक गई, पहुंचा ले नुकसान, हम फास्ट रिकवर कर लेंगे, उसे कहते हैं रेजिलियंस। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो यहाँ जिस इकोसिस्टम के पास नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, वहां प्रोडक्टिविटी भी, वहां साल दर साल बायोमास में वेरिएशन आते हैं, लेकिन काउंटेबल नहीं है क्योंकि फास्ट रिकवर हो जाते हैं। वहां पर एलियन स्पीसीज का इम्पैक्ट कम है, कम होता है क्योंकि उनके पास में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये तो है रेजिस्टेंस और ये क्या है, रेजिलियंस। मेरे पास आगे जगह नहीं है, खुद से लिखना पड़ेगा आपको। इसके आगे लिखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस और इसके आगे लिखिएगा रेजिलियंस। डेविड टिलमैन की बात पूरी तरह से क्लियर है। तो टिलमैन ने यही कहा कि जहां पर पहले से डाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां पर बाहर से आने वाली स्पीसीज का इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि उसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, और अगर वो टिक गई, नुकसान पहुंचा लेती है, तो होने वाला डैमेज फास्ट रिकवर हो जाएगा क्योंकि उसके पास रेजिलियंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारी अर्थ की टोटल स्पीसीज को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थ पे जितनी ज्यादा टोटल स्पीसीज होगी, हमारी अर्थ की डाइवर्सिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी भी होगा। लेकिन आज ये हो नहीं पा रहा, लगातार स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। पिछले 500 सालों में हमने 784 स्पीसीज को खो दिया। ये तो वो है जो नॉन है, अननॉन कितनी गई होगी उसका पता भी नहीं। रिसेंटली आप सब जानते हैं कि डोडो चली गई, क्वेगा, थाइलेसीन, स्टीलर सी काउ, बाली जामा कैस्पियन, ऐसे नाम एनसीईआरटी लिख रही है बायोडाइवर्सिटी में। जिसको याद नहीं, चिंता नहीं, आगे आ जाएगा। लेकिन ये सब वो एग्जाम्पल है बेटा जो अब हमारे बीच एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन कोई बच्चा आज आपके बीच में से ऐसा कह सकता है कि सर जा रही है तो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ गया। ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमें दिख नहीं रहा जो हो रहा हो। जो बालक आज ऐसा कह रहा है वो जान ले कि फर्क आज नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाला टाइम बहुत बुरा हो सकता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत गजब का एग्जाम्पल लिया है पॉल एहरलिच ने। नाम सुना क्या? पॉल एहरलिच हमें बहुत सीधे सिंपल एग्जाम्पल से समझा रहे हैं बेटा। क्या कह रहे हैं, आओ पहले जान लेते हैं। इन्होंने रिवेट पोपर हाइपोथेसिस दिया था। रिवेट का मीनिंग स्क्रू है बेटा, स्क्रू, पेच होता है ना, स्क्रू। पॉपिंग करना मतलब खोल के चुरा लेना, चुराना पॉपिंग कहलाता है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हमारा इकोसिस्टम एक एयरप्लेन के जैसा है। एयरप्लेन से कंपेयर किया, जिस तरह से वहां सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, उसी तरह से हम भी हमारे इकोसिस्टम में हैं। एक दिन की बात है, एक प्लेन पैसेंजर से फुल भरा हुआ, उड़ान भरने को तैयार, लेकिन एक पैसेंजर देखता है कि उसके सामने वाली सीट पर एक बहुत अच्छा एलईडी लगा हुआ है, जिसका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा, साउंड सिस्टम गजब का है। मन में लालच आ गया कि ऐसी तो घर पे भी होनी चाहिए। उसने स्क्रू ड्राइवर निकाला और उसकी पॉपिंग करना शुरू कर दिया। पॉपिंग से मीनिंग समझ रहे बेटा?
उसने उसे निकाला, बैग में रखा, वो पकड़ा गया नहीं, बाद की बात है, लेकिन बताओ क्या उड़ान पे कोई फर्क पड़ा? जहां प्लेन को जाना था वो पहुंचा। अगले दिन वही प्लेन दोबारा फिर उड़ता है, तो एक पैसेंजर सोचता है कि सीट कितनी आरामदायक है, रिक्लाइन हो जाती है, ऐसी तो घर पे भी होनी चाहिए। अगर वो सीट खोल के ले जाए तो क्या उड़ान पे कोई फर्क पड़ा? लेकिन पहले एलईडी, अब पूरी सीट, लालच बढ़ रहा है। प्लेन में और भी चीजें हैं जिनको देख, प्लेन में और भी नॉन लिविंग थिंग्स है। बहुत बढ़िया बेटा, सही आ रहे हो। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता रहे हैं। तो और भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिनको देखकर पैसेंजर के मन में लालच आ सकता है। आ गया है? अगर ऐसा है तो भाई ले जाओ, क्या उड़ान पे कोई फर्क पड़ा? लेकिन लालच तो बढ़ रहा है ना बेटा। पहले एलईडी, फिर सीट, फिर जो भी है, लालच बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसी तरह लालच बढ़ता रहा और किसी ने किसी दिन विंग के स्क्रू खोल दिए, भारी पड़ जाएगा। आज जो एलईडी सीट जैसी स्पीसीज जा रही है वो नॉर्मल स्पीसीज जा रही है, लेकिन जिस दिन विंग्स खुल के हट जाएंगे, कीस्टोन चली जाएगी, तो जो हालत उस प्लेन की होगी, फिर वही हालत हमारे इकोसिस्टम की होगी। बहुत सिंपल, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया पॉल एलियट ने। तो यहाँ पर बेटा समझ जाओ रे, इकोसिस्टम को इन्होंने बोला एयरप्लेन, और रिवेट्स नॉर्मल स्पीसीज, स्क्रू या फिर कह दीजिए नॉर्मल स्पीसीज, और विंग्स को किससे कंपेयर किया? कीस्टोन स्पीसीज से। तो आज क्या हो रहा है और आने वाला टाइम कितना खराब हो सकता है, ये बताया है इन्होंने अपने रिवेट पोपर हाइपोथेसिस में। डेविड टिलमैन और पॉल एहरलिच दोनों आपको बायोडाइवर्सिटी में ही मिलेंगे, वहीं चल के हम दोबारा से इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इससे आराम से साथ में समझ आ जाते हैं, इसलिए मैंने यही बता दिया। अब पत्ता पलटू क्या? जल्दी बेटा जल्दी। विंग्स कुकी स्टोन। बेटा हाँ, जहां ऑलरेडी डाइवर्सिटी कम है, क्या उसके पास में रेजिस्टेंस पावर होगा? नहीं, क्योंकि जो बाहर से आएगा उसको उस लेवल पे कंपटीशन मिलेगा ही नहीं। अगर वहां डैमेज हो गया तो क्या वो उतना फास्ट रिकवर कर पाएगा जितना कि जिसके पास डाइवर्सिटी ज्यादा है वो कर रहा है? नहीं। तो समझ जाओ बेटा, डाइवर्सिटी ज्यादा होना जरूरी है, वो इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होता चला जाएगा। अब जहां नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, जहां बायोडाइवर्सिटी कम है, वहां फूड वेब सिंपल है, और ऐसे इकोसिस्टम को लेस स्टेबल इकोसिस्टम कहते हो, जैसे आर्कटिक टुंड्रा,
यहाँ स्टेबिलिटी कम है, ऐसा इकोसिस्टम एक तरह से देखा जाए तो डेलिकेट या फ्रेजाइल इकोसिस्टम कहलाता है। डेलिकेट का मीनिंग नाजुक से है, जो जल्दी ब्रेक हो जाता है उसे फ्रेजाइल कहते हैं, इजीली ब्रेकेबल। तो जो जल्दी टूट जाए वो डेलिकेट या फ्रेजाइल कहलाता है। आर्कटिक टुंड्रा में फूड वेब सिंपल है। जब ज्यादा स्नो गिर जाती है तो प्लांट्स दब जाते हैं, तो जो फूड चेन चल रही थी वो भी टूट जाती है। इसीलिए तो डेलिकेट और फ्रेजाइल कहा। ऐसे समय में वहां के एनिमल्स को ऊपर वाले ने हाइबरनेशन का अडेप्टेशन दिया है। वो हाइबरनेट करके अपनी जान बचा लेते हैं। बेटा, मैंने आज आपके सामने बोर्ड पर दो इकोसिस्टम के नाम लिखे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आर्कटिक टुंड्रा। क्या दोनों नेचुरल इकोसिस्टम है? लेकिन नाम सुनकर आप बच्चों ने बता दिया कि कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल। दोनों ही नेचुरल है, लेकिन रेन फॉरेस्ट ज्यादा स्टेबल और आर्कटिक टुंड्रा। नाम दिया हो तो पहचान ही लेंगे, लेकिन तब क्या होगा जब हमें नाम ना दिया है? तो हमारे लिए तो नेचुरल इकोसिस्टम ही स्टेबल है, क्योंकि हम पहले। तो ये याद रखें बेटा, जब नाम नहीं है तो आपके लिए तो नेचुरल इकोसिस्टम ही कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाता है। डेलिकेट का मीनिंग नाजुक होता है, फ्रेजाइल का मतलब जल्दी टूटने वाला होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है। कागज को जला के हाथ में उठाओ, फ्रेजाइल है। गोल्ड में कॉपर मिलाए बिना ज्वेलरी बनाओ, फ्रेजाइल है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर डेलिकेट और फ्रेजाइल का मतलब जल्दी टूटने वाला। नेचुरल इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाता है, मोर कॉम्प्लेक्स है, और साथ के साथ मोर स्टेबल है। कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सिंपल फूड वेब या फिर फूड चेन लेस स्टेबल है। क्या कहा? फूड चेन। अभी अभी तो कहा था कि नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। कर सकती है जब उसे ह्यूमन सपोर्ट मिलेगा। कर सकती है जब उसे ह्यूमन सपोर्ट मिलेगा। मैं आज के बाद कभी भी आपसे स्टेटमेंट बोलूं तो सही होगा कि गलत बताना। नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। सही है बेटा। नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट करती है। गलत है, गलत है, गलत है। उसने लिख के नहीं दिया है। अगर आपसे कहा जाए कि फूड चेन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसे ह्यूमन सपोर्ट मिला हुआ है। ये ध्यान रखना। अरे, एक्वेरियम में वेब चल रहा है कि चेन, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे ह्यूमन सपोर्ट मिल रहा है। आपके गार्डन में कौन सा वेब चल रहा है? वहां भी फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन सपोर्ट मिल रहा है। ठीक बात। तो ये कंप्लीट, और आप चाहो तो सिंपली ये लिख लीजिए, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन ऑफ
an ecosystem that resists change. बस वही होम्योस्टेसिस है, हमें तो यही जानना है। जब चेंज को रेजिस्ट करने वाली पावर है जो सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन है, वही होम्योस्टेसिस। हाँ जी, क्या बेटा? हाँ हाँ, फूड वेब होगा तो सिंपल होगा, मतलब एक दो फूड चेन्स के साथ कनेक्शन हो सकता है, जैसे क्रॉपलैंड में हो रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड वेब नहीं। ठीक बात है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मीनिंग जानते हो ना? फूड वेब जहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ डाइवर्सिटी बहुत कम है तो फूड वेब अगर बनेगा तो बहुत सिंपल बनेगा, क्रॉपलैंड्स में जैसा हो सकता है। ठीक बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और नया टॉपिक लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी से, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आपके एनसीईआरटी के पत्ता 247 पे इकोलॉजिकल पिरामिड की शुरुआत हो रही है। 248, 249 और 250 तक इकोलॉजिकल पिरामिड है। ये हम डिस्कस करेंगे आज। क्या होते हैं ये पिरामिड्स, समझो बेटा। चार्ल्स एल्टन नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने इकोसिस्टम की फूड चेन में आने वाले कुछ पैरामीटर्स, जैसे प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर पे जा रहे हो तो पैरामीटर नंबर, एनर्जी, बायोमास, नंबर क्या हो रहा है, एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, बायोमास के साथ क्या हो रहा है, इनको लेकर कुछ ग्राफ बनाए थे। वही ग्राफ इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाते हैं। आप कहें सर ग्राफ और पिरामिड ऐसे कैसे? अरे बेटा, उन ग्राफ का शेप पिरामिडल हुआ करता था, इसलिए उनका नाम ही इकोलॉजिकल पिरामिड दिया है। जैसे मान लो आपके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है जिसपे सबसे नीचे की तरफ लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी, प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, सेकेंडरी कंज्यूमर एससी, टॉप कंज्यूमर टीसी। जरा दोबारा बताओ, पीपी, पीसी, एससी, टीसी। अब मैं अगर नंबर की बात कर रहा हूं तो नंबर जब हम यहाँ पीपी से टीसी पे जाएंगे तो कम या तो ज्यादा से कम होंगे या फिर कम से ज्यादा होंगे। कम से ज्यादा कहाँ होंगे अभी दिमाग मत लगाओ, आ जाएगा। अगर ज्यादा से कम हो रहा है तो पीपी वाला पार्ट ब्रॉड है, टीसी वाला पार्ट नैरो है। शेप बोलो पिरामिड की। अगर कम से ज्यादा हो रहा है तो पीपी नैरो है और टीसी ब्रॉड है, तो शेप बोलिए फिर पिरामिड। तो दोनों तरफ शेप पिरामिड का ही आता था, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, पिरामिड्स। तो सीधी बात है बेटा, ये एक प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation of some ecological parameters. Graphical representation
of some ecological parameters like number, energy and biomass. यही बात है. इनको आप एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने बनाए थे. अब सब बच्चे बोर्ड पर एक बात सुन लो. आज हमने किसी का नाम ले लिया, चार्ल्स एल्टन, तो जो उन्होंने किया वही हमें करना है क्योंकि हमने किसी का नाम ले लिया. हो सकता है कुछ बातें आपको चार्ल्स एल्टन की अच्छी ना लगे तो कह देना गलती है उनकी, कमी है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो उन्होंने. जैसे पहली बात तो हमें यही अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने फूड चेन लेकर पिरामिड बनाए हैं. फूड चेन तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हमें करना वही पड़ेगा जो इन्होंने किया क्योंकि हमने किसी का. बात समझ पा रहे क्या बेटा? चलिए तो एक सिंपल फूड चेन मैं भी आपके सामने बना देता हूं. और यहां पर हमने फूड चेन बनाई है वही वाली, ग्रास, रैबिट. अच्छा और बोलो, क्या ये रहा टिक 1, टिक टिक 3, टिक 4. अच्छा अब इन्होंने कौन कौन से पैरामीटर लिए थे एल्टन ने, जल्दी बताओ. नंबर, एनर्जी और, अच्छा ये लिया था क्या यहाँ पर? गजब. क्या नंबर में हमारे पास में 10 लाख ग्रास है, 100 रैबिट है, 10 भेड़िए है, 1 लॉयन है. क्या नंबर में 10% लॉ एप्लीकेबल है? हाँ. अरे अरे अरे, बहना नहीं है बेटा ऐसे. नहीं, यहाँ से देखो ना, इधर तो ऐसे ही हो रहा है वो. यहाँ से देखो बेटा, नहीं. एनर्जी में 10% लॉ एप्लीकेबल, 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी. बायोमास फ्रेश और ड्राई दोनों होता है. जल्दी बताओ कौन ज्यादा अच्छा है? चार्ल्स एल्टन भी इसी को प्रीफर करते थे. क्वेश्चन आ गया, चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड में कौन से पैरामीटर को कंसीडर नहीं किया? नंबर, एनर्जी, फ्रेश वेट, ड्राई वेट. समझ पा रहे हैं क्या? इसे कंसीडर नहीं किया. ड्राई वेट को ही वो लिया करते थे. तो फ्रेश और ड्राई में कौन अच्छा होता है? क्यों अच्छा होता है? कांस्टेंट है. फ्रेश क्यों नहीं अच्छा? बदलता रहता है और जो बदलता है वो अच्छा. मान लो बेटा हमारे पास में 120 किलो की घास है, उस पर 80 किलो का रैबिट है. अरे बेटा एक नहीं, पूरा T2. आप कहेंगे 80 किलो का रैबिट ऐसे कैसे? 60 किलो का भेड़िया और 20 किलो का लॉय, बेचारा सूख के 20 किलो हो गया. समझ पा रहे हैं क्या? तो जब आप पिरामिड बनाएंगे, तो पिरामिड जब आप बनाएंगे तो पिरामिड की शेप या तो ऐसी, या, ये तो दोनों ही सीधे बन रहे हैं. नहीं चलेगा. नहीं वो तो कर देंगे रोटेट. शेप में उल्टा है कि नहीं पहले देखो. सब सीधा ही है यहाँ पर. कोई बात है बेटा, ये सब अच्छा ही सोच रहे हैं. थोड़ा इधर से सट जाओ और एक और बना के रोटेट करना पड़ेगा, है ना? यही है. चलो ठीक है. अब सेलेक्ट, कितने मेहनत को ऐसे बना बनू देंगे अपन. थोड़ा सा इधर किसी को, अब रोटेट का ऑप्शन आएगा क्या? इसी से करना पड़ेगा. बहुत बढ़िया, गजब हो गया है. तो कुछ कर गुजरेंगे. जब इस तरह का पिरामिड बनेगा
तो इस तरह के पिरामिड को आप अपराइट कहेंगे। और जब ऐसा बनेगा तो उसे बेटा इन्वर्टेड कहते हैं। कौन डाउन राइट कह रहा है? डाउन राइट जैसा कोई शब्द नहीं होता है। ये क्या है? अपराइट। ये क्या है? इन चाहे अपराइट, चाहे अपराइट। एक बात सब बच्चे कान खोल के सुन लेना, चाहे अपराइट चाहे इन्वर्टेड, पीपी हमेशा बेस पर ही रहेगा, पीपी हमेशा सबसे नीचे ही रहेगा। अरे कह दो पीपी को बेस पर ही रखना है। समझ पा रहे हैं? पीपी को, अरे बेटा ठीक बात है। फिर उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ेंगे आप। पीपी, पीसी, एससी, टीसी, पीपी, पीसी, एससी, टीसी, टी वन, टी 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 फोर, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी। ठीक बात है। अब जब भी आप पिरामिड बनाएं, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन आपके सामने है, मुझे आंसर सही मिलना चाहिए, दूर दूर तक सोच लेना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड अपराइट होगा कि इन्वर्टेड? क्यों अपराइट? ग्रास का नंबर सबसे ज्यादा है। एनर्जी का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, ग्रासलैंड के सारे पिरामिड अपराइट। कहाँ इन्वर्टेड होगा भी आ जाएगा। लेकिन अब एक बात और सुनो बेटा, जब भी आपको इकोलॉजिकल पिरामिड का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले देखना कि पिरामिड किसका पूछा है। नंबर, एनर्जी, बायो, सबसे पहले तो ये देखना है। ठीक। उसके बाद ये डिसाइड हो चुका है कि पीपी को शेप तो अपने आप ही मिल जाएगा, अपराइट या इन्वर्टेड है। बस आपको सीक्वेंस यही चलानी है कि पीपी, पीसी, एससी, टीसी। अब वो अपराइट है कि इन्वर्टेड है, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक बात है। तो पहला पॉइंट किसका पिरामिड है। दूसरा पॉइंट ये डिसाइड हो चुका है कि पीपी को सबसे नीचे ही रखेंगे। और तीसरा, अब शेप की बात होगी तो अपने आप ही आ जाएगी कि वो अपराइट होगा या इन्वर्टेड। अभी देखते हैं हम सारे नंबर, एनर्जी, बायोमास को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ये चेप लिया सबने? यस बेटा, सबका ड्राई वेट ही लिया है। 80 किलो का एक रैबिट नहीं है बेटा, पूरा T2 मिलाकर है। अगर मैं फ्रेश वेट भी लूंगा तब भी 80 किलो तो रैबिट नहीं होता है। पूरा T2 मिलाकर ड्राई वेट दिया है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक बात। पिरामिड ऑफ नंबर में चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम से। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इको का मतलब इकोलॉजी नहीं, यहाँ इकोसिस्टम है। वही फूड चेन आपके पास है बेटा, और वो है यहाँ पर ग्रास रैबिट। बहुत बढ़िया, वही फूड चेन यहाँ पर है, और इसमें T1, T2, T3, T4। तो अभी भी मैंने आपसे कहा था कि 10 लाख ग्रास हमारे पास है और 100 रैबिट है, 10 भेड़िए, 1 लायन, और आपने कह भी दिया था कि पिरामिड तो यहाँ पर अपराइट ही होगा। तो पिरामिड का शेप अपराइट आ रहा है, ठीक बात है। पिरामिड का शेप यहाँ पर अपराइट है। ये रहा यहाँ पर 10 लाख, 100, 10, 1। जे रहा पीपी, पीसी, एससी, टीसी, T1, T2, T3, T4। यही बात है, अपराइट। लेकिन आपकी एनसीईआरटी कुछ ऐसे बना रही है। एनसीईआरटी ने आपको पिरामिड ऐसे बना के दिया है। ऐसा ही है कुछ कुछ। ये रहा यहाँ पर 10 लाख, 100, 10, 1। ये रहा पीपी, पीसी, एससी, टीसी, T1, T2, T3, T4। ये भी सही, ये भी सही, लेकिन वो ज्यादा सही एनसीईआरटी। और वैसे भी हम यहाँ इंडिविजुअल ट्रॉफिक लेवल के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ तो सीधी लाइन ही खींचती है। यहाँ पर जैसे 100 से 110 हो गया, हल्का सा और खिसका दो, 100 से 90 रह गया, थोड़ा, समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन यहाँ मेजर चेंज आ सकते, माइनर नहीं आते। यहाँ तो सीधी लाइन ही खींचती है, तो ज्यादा अच्छा ये वाला हमारा। जब ये पिरामिड आप बनाते हैं तो हर एक ब्लॉक को बार कहते हैं बेटा, बार। ये हर एक ब्लॉक क्या है? बार। अब हर एक बार का किसी भी बच्चे को इस वाली विड्थ पे नहीं जाना, आपको इस वाली विड्थ पे नहीं जाना है। इसे नहीं देखना कि ये क्या है, आपको तो ये देखना है कि कितना ब्रॉड है और कितना नैरो है। ये समझ पा रहे हैं क्या? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां देखो आप, ये लेंथ जो लॉन्ग किया है वो तो पिरामिड की शेप देने के लिए किया है। अरे ये तो सबसे नैरो है क्योंकि इसका नंबर सबसे कम। ठीक बात है। तो बार की आपको इस वाली विड्थ से कोई लेना देना नहीं, आपको तो इससे लेना देना है कि कितना ब्रॉड और कितना नैरो है। ठीक। आज मैंने 10 लाख ग्रास पर एक टॉप कार्निवोर को रखा है। ये जो नंबर मैं आपके सामने लिखता हूं, ये समझाने के लिए लिखता हूं। कोई भी बालक या बालिका इन नंबर को लेकर सीरियस ना हो। हाँ, इस बात को लेकर सीरियस हो जाना कि ग्रास सबसे ज्यादा ही रहेगी और टॉप कार्निवोर सबसे कम, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि 6 मिलियन ग्रास पे केवल 3 टॉप कार्निवोर रह सकते हैं एक अच्छे इकोसिस्टम में।
तो अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 मिलियन ग्रास पे कितने टॉप कार्निवोर, तो आंसर 3 होगा। फिर मुझसे ये मत कहना कि इसकी क्या कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं, एनसीईआरटी है। तो बेटा एनसीईआरटी पत्ता नंबर 248 पे सब बच्चे पहुंच रहे हैं, चुके हैं पहुंच। पत्ता नंबर 248, जे वाला। यहां पर पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और बच्चों ये ध्यान रखना, यहां यहां पर only 3 top carnivores are supported in an ecosystem based on प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। ये प्लांट ग्रास ही होगा क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की ही बात हो रही है। तो 6 मिलियन ग्रास पर केवल 3 टॉप कार्निवोर रह सकते हैं एक अच्छे इकोसिस्टम में। आपके एनसीईआरटी यही कह रही है और आपको भी ये ध्यान रखना है। बाकी ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये 2 याद हो जाए बहुत है। इसको भी एग्जैक्ट ऐसे मत रखना, 6 मिलियन हमने कह दिया है, ठीक बात। और आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर पहला हमने ग्रासलैंड तो पढ़ ही लिया है। दूसरा बेटा अब हम ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं। हम नंबर के पिरामिड पढ़ रहे हैं, ये याद रख लेना। ट्री इकोसिस्टम की फूड चेन वही वाली है, ट्री, बर्ड और पैरासाइट। और अगर ट्री, बर्ड और पैरासाइट यहाँ पर है, तो नंबर के हिसाब से देखूं तो एक ट्री पर मान लीजिए 100 बर्ड है, हर एक पे 10, तो 1000 पैरासाइट लगे। अब बताओ पिरामिड का शेप अपराइट या इन्वर्टेड? कैसे कहा आपने इन्वर्टेड? पीपी का नंबर सबसे कम है। कोई बच्चा यहां से तो शुरू नहीं कर देगा? क्यों नहीं करे? क्योंकि पीपी को हमेशा बेस पे रखना है बेटा। अगर ऐसा है तो हमारी शुरुआत यहीं से होगी, सबसे ऊपर। ऐसा ठीक बात है। 100 और 1000, जे रहा पीपी, पीसी, एससी, T1, T2, T3। इन्वर्टेड पिरामिड आ रहा है, और इन्वर्टेड आते ही साथ में एक नॉट चिपका देना। अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से चिपका दो बेटा। पैरासिटिक फूड चेन, नंबर पिरामिड ऑलवेज इन वन। पैरासिटिक फूड चेन में नंबर के पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। हाँ? ग्रासलैंड में, हाँ बिल्कुल लिखो, लेकिन वहां आपको ग्रासलैंड लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने कह दिया पैरासिटिक फूड चेन, जो भी आई। नेक्स्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम।
पलट दे पत्ता, तुरंत। एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन है फाइटो प्लैंकटन, जो स्मॉल, लार्ज, बहुत लार्ज है। एक बात है, यहाँ मान लीजिए 5 लाख फाइटोप्लैंक्टन है, उनपे 3 लाख जू प्लैंक्टन है, 8,000 छोटी और 3 बड़ी, क्योंकि बड़ी बहुत बड़ी है। बताओ अपराइट या इन्वर्टेड? अपराइट, यहाँ पर अपराइट ही बन रहा है। 5 लाख T1, T2, T3, T4। तो ये तो बातें हो रही है सिंपल सिंपल, लेकिन अब वो बातें भी करें जो एग्जाम में आई है। जैसे सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जब आपको फॉरेस्ट लिखा है तो आपके पास फूड चेन PPPC SCTC, फॉरेस्ट लिख दिया तो सारे ट्री, सारी श्रब्स, सारी हर्ब्स आपके लिए प्रोड्यूसर है, और यहाँ का पिरामिड अपराइट। जे रहा PPPC SCTC, ये बात है AIPMT 10 की है भाई। लेकिन अगर आपसे ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट लिख दिया जाए, मतलब स्पेशल कहा जा रहा है कि फूड चेन केवल ट्रीज पर ही चल रही है, ट्री डोमिनेटेड है। पता पलटू, ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट अगर है तो पलट दें, ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट है तो उस केस में ट्रीज की फूड चेन चल रही है। और ट्रीज की फूड चेन में वही ट्री बर्ड पैरासाइट, ट्री बर्ड पैरासाइट, यहां पर मैं लिखूंगा 100 ट्री। अब बच्चों बोर्ड पे देख लो एक बार, जब आपको कहा जाता है ट्री इकोसिस्टम तो ट्री का नंबर 1 ही होगा। अगर उसे 1 से ज्यादा ट्री है तो फिर यहाँ ट्री नहीं फॉरेस्ट लिखेगा। नहीं समझ पा रहे क्या? अगर ट्री इकोसिस्टम है तो ट्री का नंबर 1 से ज्यादा ट्री है तो क्या लिखे? फॉरेस्ट। अब यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा है? तो ट्री का नंबर ज्यादा कर दिया,
उसके ऊपर 1000 बर्ड है तो 10 लाख पैरासाइट लगे हुए हैं। क्या एक बार फिर वैसे ही इन्वर्टेड ही आ रहा है? 100, 1000 और 10 लाख। ये यहाँ पर पीपी, पीसी, एससी, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3। यही बात है। यहाँ बात है AIPMT 2012 और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर एब्सेंट इन अपराइट पिरामिड नहीं होता, मतलब जहां इन्वर्टेड होता है, वो बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है पॉन्ड, दूसरा ऑप्शन आपके पास है ग्रासलैंड, तीसरा ऑप्शन आपके पास है लेक और फोर्थ आपके पास है फॉरेस्ट। वैसे देखा जाए तो आंसर एक भी नहीं है, क्योंकि सब में नंबर के पिरामिड अपराइट है। लेकिन अब ध्यान से देखो, कहीं पर चांस है इन्वर्टेड होने का, ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट, तो आपका आंसर यहाँ पर वही प्रायोरिटी देकर दिया जा रहा है। तो 2010 और 2012 की इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बाद तक। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पर ट्रीज वाली फूड चेन मानकर आपने इन्वर्टेड किया है और ये आंसर आपका फॉरेस्ट जा रहा है। चलो अब एक काम करते हैं, मैं फूड चेन लिखूंगा, पिरामिड आप बनाएंगे। फूड चेन लिखते हैं और आप पिरामिड बनाइएगा। ट्री इंसेक्ट, स्मॉल insectivorous bird और लार्ज बर्ड। लाइक हॉक। एक नया शेप आएगा, स्पिंडल शेप। यहां 1 ट्री है, 500 इंसेक्ट है, 10 छोटी और 2 बड़ी है, 500 इंसेक्ट ये देखें आप, एक ट्री ये देखें आप, उस पे 500 इंसेक्ट, 10 छोटी और 2 बड़ी, इससे बड़ा होना चाहिए width। तो यहाँ पर ये 1, ये 500, ये 10, ये 2, ये रहा पीपी, पीसी, एससी, टीसी, T1, T2, T3, T4। यही बात है। एक बार बोर्ड पे देखो, लिखना बंद कर दो। यहाँ पर आपको एक नया ही शेप मिल रहा है और इस तरह के शेप को आप स्पिंडल शेप कहते हो। अब आराम से मेरी बात सुनना। जब ये पिरामिड आपके एनसीईआरटी आपको बनाने के लिए कहती है तो वहां लिख रही है कि
उस ये पिरामिड उस ग्रोस जनरलाइजेशन का एक्सेप्शन है। ग्रोस जनरलाइजेशन क्या? चार्ल्स एल्टन की बात। चार्ल्स एल्टन कहा करते थे कि पिरामिड की शेप या तो अपराइट या तो इन्वर्टेड, लेकिन हमने कहा कि शेप नई भी आ सकती है। बेटा, चार्ल्स एल्टन गलत नहीं थे, हम भी सही हैं। आप कहें वो गलत नहीं थे, हम भी सही है, ये क्या बात है? चार्ल्स एल्टन गलत नहीं थे क्योंकि वो एक बार में एक तरह की फूड चेन लेते थे, या तो प्रीडेटरी या तो पैरासिटिक। अरे हमने तो दोनों को मिला दिया, और हम भी सही हैं क्योंकि हम जानते हैं कि नेचर में सब इंटरकनेक्टेड है। जरा इधर, ट्री पर इंसेक्ट क्या पैरासाइट है? हाँ। अगर ऐसा है तो ये मेरे इस पेन से नीचे देखो, क्या शेप इन्वर्टेड जा रहा है? क्या इंसेक्ट को छोटी बर्ड खा रही है, छोटी को बड़ी खा रही है, प्रीडेटरी है? मेरे पेन से ऊपर देखो, क्या अपराइट जा रहा है? तो इन्वर्टेड अपराइट, इन्वर्टेड अपराइट हो गया ना स्पिंडल। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 249 पहुंचेंगे सभी बच्चे। अच्छा, इसी से आएगा। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 249। देर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। किस जनरलाइजेशन की बात हो रही? चार्ल्स एल्टन की बात। If you were to count the number of insects feeding on a big tree, किस तरह का पिरामिड मिलेगा आपको? और इन्वर्टेड, पहला इंसेक्ट के साथ तो इन्वर्टेड ही बनेगा। Now add an estimate of the number of small birds depending on the insects as also the number of larger bird eating the smaller. Draw the shape. कौन सा मिलेगा? अब तो ओवरऑल देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसने उसी में ऐड करवाया है, तो ये स्पिंडल हो जाएगा। चार्ल्स एल्टन गलत नहीं, हम भी सही है। तो ये पैराग्राफ सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी? ठीक, तो ये कंप्लीट हो गए पिरामिड ऑफ नंबर। और अब बातें करते हैं हम पिरामिड ऑफ एनर्जी। हो जाए। बेटा, एक बात ऑब्जर्व की आपने कि चार्ल्स एल्टन जितनी भी फूड चेन लिया करते थे, सबकी शुरुआत प्रोड्यूसर से, ग्रीन प्लांट से होती थी। क्या आप जानते हैं कि जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से, ग्रीन प्लांट से होती है, उसमें डीकंपोजर या सेप्रोफाइट नहीं आते? ओहो, एक और गलती पता लग गई आज। इन्होंने डीकंपोजर्स को अपनी पिरामिड में जगह ही नहीं दी, जबकि वो तो एसेंशियल पार्ट है इकोसिस्टम का, होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन हम खुश भी हैं, अच्छा किया जो नहीं किया। अगर डीकंपोजर आ जाते तो 10% लॉ एप्लीकेबल नहीं आए, तो बिना सोचे समझे 10% लॉ एप्लीकेबल है। हायर ट्रॉफिक लेवल में हमें हमेशा एनर्जी कम कम कम, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट। सब बच्चे मुझे बताओ, क्या डीकंपोजर के नहीं आने से ऑलवेज अपराइट होने का रिलेशन समझ में आ रहा है? कैसे? चलो लिखते हैं।
यहाँ डीकम्पोजर या सैप्रोफाइट एब्सेंट है, और एब्सेंट होने से, डीकम्पोजर या सैप्रोफाइट के नहीं होने से, यहाँ पर 10% एनर्जी ट्रांसफर लो एप्लीकेबल है। हायर ट्रॉफिक लेवल में हमेशा एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी और एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अप राइट बेटा, ऑलवेज अपराइट। एनर्जी के सारे पिरामिड अपराइट। ठीक बात। फॉरेस्ट में नंबर का पिरामिड अपराइट है, लेकिन उस क्वेश्चन में बेटा हमने ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट को फॉलो किया, क्योंकि हम नहीं करते तो आंसर एक भी नहीं होता। तो कहीं चांस से अगर इन्वर्टेड होने का, तो ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट है, इसलिए हमारा आंसर वहां फॉरेस्ट जा रहा है। ठीक है भाई आदर्श। तो ये कंप्लीट, और अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, जिनकी चर्चा होगी। जाओ, चले जाओ बाहर। और कहाँ जाना है? ठीक बात। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं नहीं रहूंगा, तो अनअकैडमी का रैंकर सबमिट हो रहा है पटना में। विक्ट्री सेलिब्रेशन, जिसको रैंकर सबमिट कहते हैं। ऑल इंडिया के बच्चे सब जो भी हैं वो वहीं पहुंचेंगे। तो सारे नहीं जाएंगे, सारे आएगा बेटा। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, थैंक यू।